नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ज्ञान कलश पर। इसके पहले हम आपको बता दें कि हम इस चैनल की शुरुआत कर चुके हैं और हमारा इकलौता उद्देश्य है बच्चों को फ्री में शिक्षा देना। CUET में जो भी हमारे छात्र हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से संबंधित हों, उनके लिए हम ये फ्री एजुकेशनल YouTube चैनल लेकर आए हैं। अगर आपके जान पहचान में कोई भी है जिसे इस चैनल की ज़रूरत है, उसे आप बिल्कुल इसे रिकमेंड करिए। हम इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो सेक्शन 1 का हो, चाहे वो डोमेन सब्जेक्ट हो या फिर वो सेक्शन 3 हो, जनरल टेस्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करा रहे हैं। अगर आपको ये ज़्यादा जानना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, अभी भी फॉर्म अभी डेट है 12 मार्च आपकी डेट है फॉर्म भरने की। आप लोग बिल्कुल वो वीडियो देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है। इसके अलावा कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी तैयारी हम शुरू करा चुके हैं। जैसे ही बोर्ड के पेपर ख़त्म हो गए, हमारी जो गति है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी और हम चाहते हैं कि इस चैनल पर आने वाला हर छात्र जहाँ पर भी हो, जिस यूनिवर्सिटी के जिस UG कोर्स में चाहता है, वहाँ पर उसका एडमिशन हो। इसके अलावा हम जैसे कि हमारा अकाउंटेंसी का है, कंप्यूटर साइंस का है, मैथमेटिक्स का है, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। कई सारे के सिलेबस आपको एक्सप्लेन पहले ही किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब कुछ देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, अगर यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, मान लीजिए किसी प्रश्न पर आप फंस जाते हैं या आपको लगता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, हम आपके लिए 24 घंटे हर समय तैयार हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जो भी हमारे पास या जो भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जाइए, वहाँ पर आप लिखिए कि आपको क्या सवाल है। वहाँ पर कमेंट बॉक्स के जैसे ही हम देखते हैं, आपके बिल्कुल हर प्रश्न का हम उत्तर देंगे। इसके अलावा मेल ID दी गई है, आप उस पर हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से भी हम आपकी मदद कर सकते हैं वैसे हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज मैं फिर से ज्ञान कलश पर हूँ और पिछली जो क्लास थी हमारी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो इसका टॉपिक 2 है, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स, ये क्या है, किसके बारे में बात करता है, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया था मैंने। अब हम इसको एक कहते हैं कि चैप्टर वाइज समझेंगे क्या क्या चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखो MCQ लगाने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, MCQ और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। MCQ सही कैसे करें, ऐसे क्या क्या ट्रिक्स होती हैं जिससे हम MCQ में सही आंसर, क्योंकि देखो MCQ में आंसर हमारे सामने होता है, ठीक है, तो हमें आंसर पकड़ना है। तो कैसे पकड़ें, इसकी हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अब ऐसा नहीं कि आपको वीडियो से MCQ तुक्का लगा लोगे, बट हाँ, ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो आप। अपना जो पहले का ज्ञान है उसके द्वारा जो आपके सामने सवाल है उसमें से कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। और एक चीज़, 5 नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर आपका डिडक्ट किया जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना परीक्षा कक्ष में जाने से पहले। आखिर इसका आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, बट वो हम होगा जब हमारा कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म होगा, तब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ बात करेंगे। पहले हम सिलेबस की पूरी, जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होगा, दिस विल बी आवर प्रायोरिटी, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट दिस। ठीक, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियाँ थीं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर कई सारे हमारे छात्र हैं जो UP बोर्ड से जुड़े हुए हैं। हो सकता है इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में कहीं उन्हें समस्या आए। आप बिल्कुल, अगर आपको इसकी हिंदी स्लाइड चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम बिल्कुल आपसे वहाँ से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आपके साथ कन्वर्सेशन का ज़रिया रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे। आप किताब खोलिए, किसी भी चीज़ पर अगर आपको लगता है कि अच्छा हाँ, वहाँ पर आपको डाउट है, आप हमें लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, जब भारत आज़ाद हुआ तो क्या क्या समस्याएं थीं। ठीक है, ये सबसे पहली बात है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप क्लास 12 में बिल्कुल ये चैप्टर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हो। ठीक, तो कई सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ा होगा, आपका पेपर है आगे आने वाला, आपको पता होगा कि कितनी समस्याएं थी, स्पेसिफिकली कितनी थी, 3। ठीक है, कौन कौन सी थी, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पता भी होगा। ठीक है, उसमें से क्या है वो समस्या और उन तीनों में से कौन सी समस्या की हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात करेंगे, ये अभी जैसे जैसे हम लोग स्लाइड आगे बढ़ाएंगे वैसे देखते हैं। ये मैं पिछले चैप्टर उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये स्लाइड इसलिए थी कि पहला जो टॉपिक है इसका वो था नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। तो नेहरू का क्या अप्रोच था,
यहाँ कई सारे अप्रोच हैं, जैसे पॉलिटिकल अप्रोच क्या था, सोशल अप्रोच क्या था, इकोनॉमिक अप्रोच क्या था। ठीक, इसके बारे में हम देखो, इसका कोई एक टॉपिक नहीं है ये। ठीक, ये कई सारे टॉपिक का आप कह सकते हो निचोड़ है। ठीक, कि नेहरू कैसे हमारे देश की जो निर्माण था, देश का निर्माण था, उसमें उन्होंने कैसे योगदान दिया। तो अलग अलग ये डोमेन्स हैं, अलग अलग ये पार्ट हैं। ठीक, एक साथ नहीं है ये। तो हम पहले पॉलिटिकल पढ़ेंगे, फिर कहीं सोशल पढ़ेंगे, फिर कहीं इकोनॉमिक पढ़ेंगे, फिर हम एक साथ उसको देखने की कोशिश करेंगे कि नेहरू का क्या योगदान था। ठीक है, तो भाई ये है सबसे पहले तो नेशनल मूवमेंट। जब भारत में अंग्रेज शासन कर रहे थे तो 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना होती है, उसके बाद से लेकर के अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से यहाँ पर नेशनल मूवमेंट चलाया जाता है। ठीक है, अच्छा, जब नेशनल मूवमेंट खत्म हुआ, भारत की आज़ादी होती है। ठीक, तो आज़ादी कब हुई सबको पता होगा। ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो जो हमारे फोर फादर्स थे, जिन लोगों ने वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करी, उनके क्या क्या गोल्स थे। दो मेन गोल थे। ठीक है, पहला था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लास 9 से आप पढ़ना शुरू करते हो डेमोक्रेसी क्या है। पहली बात, ये कई सारे उसमें मिसकंसेप्शन होता है कि डेमोक्रेसी सारी चीज़ का सलूशन है। नहीं, डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बस। डेमोक्रेसी का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। डेमोक्रेसी का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका सोशल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, सिर्फ ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, इसके भी कुछ नेगेटिव्स हैं। बस हाँ, इतनी सी बात है कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसके हिसाब से डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो एक दिमाग से अपने हटा दो, क्योंकि कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो कई सारी हायर क्लासेस में भी होते हैं, बट उनके दिमाग में ये होता है कि अगर डेमोक्रेसी है तो सब अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सऊदी अरब एंड कई सारी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज देख सकते हो जहाँ पर शायद तानाशाही चलती है, राजा का शासन है, डेमोक्रेसी नहीं है, मगर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हमसे ज़्यादा है। ठीक है, तो एक चीज़ अपने दिमाग से फिर से मैं कहूँगा निकाल दो कि डेमोक्रेसी इज काइंड ऑफ पैनेशिया फॉर एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। डेमोक्रेसी हर समस्या का समाधान नहीं है। ठीक, बट हमारे जो फोर फादर्स थे वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी रहे, ताकि लोगों का यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़े, लोग समझें कि हमें चलाने वाला कौन है, हम खुद। वी द पीपल, यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, वी द पीपल। ठीक, ये लिखने का मतलब क्या है कि हम अपने शासन के खुद जिम्मेदार हैं। ये होती है डेमोक्रेसी। तो ये हमारे फोर फादर्स चाहते थे। दूसरा क्या था, गुड फॉर ऑल। ठीक है, अच्छा, इस गुड में क्या है, ये गुड सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पैसे ज़्यादा कमा लो या फिर आपको बहुत सारा धन मिल जाए। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। एक सोशल गुड था, वो भी चाहते थे, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन था, कुछ अपर कास्ट थी, कुछ लोअर कास्ट थी, इस तरह से हमारे साथ भेदभाव होता था। ठीक है, समाज में। तो वो जो था सोशल गुड, वो भी था। इकोनॉमिक गुड मतलब जिन लोगों के पास अपना कमाई का जरिया नहीं था, उनका भी गुड हो। ठीक, तीसरा क्या है, पॉलिटिकल गुड। पॉलिटिकल गुड का क्या मतलब है, कुछ लोग वोट डाल सकते थे, कुछ लोग वोट नहीं डाल सकते थे, तो इक्वालिटी लाना। ठीक है, तो इस गुड फॉर ऑल का मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि सबको एक साथ, जो भी डिमेंशंस हैं, जो भी तरीके से आप किसी का भला कर सकते हो, उस तरीके से उनका भला करने की कोशिश थी। ये हमारे फोर फादर्स चाहते थे। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने पूरा जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी वो लड़ी थी। ठीक, ऐसे अब सवाल कैसे बनेगा इसमें, इंपॉर्टेंट चीज, सवाल ऐसे पूछ सकता है, मान लो आपसे पूछा व्हाट वर द टू गोल्स ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आपसे एमसीक्यू पूछ दिया, पहला दे दिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा दे दिया गुड फॉर ऑल, तीसरा दे दिया ए एंड बी, चौथा दे दिया नॉन ऑफ अबव। ठीक, चार ऑप्शंस क्या देगा, पहला देगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा क्या देगा गुड फॉर ऑल, तीसरा क्या देगा बोथ, और तीसरा क्या, चौथा क्या देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है, बोथ। ठीक है, अच्छा, अब आप ये भी सोच सकते हो, मान लो आपने नहीं पढ़ा इसको, बट आप दिमाग लगाओ कि अच्छा डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी चाहते थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब ऐसा तो है नहीं गुड फॉर ऑल मतलब सब हमारे फोर फादर्स चाहेंगे कि नहीं भैया कुछ का अच्छा हो जाए कुछ का बुरा हो जाए, ये भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। खैर, भारत आज़ाद हुआ और 14-15 की रात जो थी, उस रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही फेमस स्पीच देते हैं। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये वाली स्पीच है। सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये स्पीच किसने दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, ये सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पिछले साल पेपर जब आएगा हम लोग पेपर भी सॉल्व करेंगे, पेपर बहुत ही आसान है, ठीक है। आंखें खुली रखो, ये सारे सवाल यहीं से आपको मिलेंगे, एक एक सवाल, ठीक है। 3 चीजें हमने पढ़ी, फिर से याद दिलाता हूं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गुड फॉर ऑल, ये कौन चाहता था? हमारे फोर फादर्स, हमारे लिए। ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब दिया? 14/15 की रात को। भैया ये तो हो गया। अब देखो यहां लाल लाल लिखा है कुछ, वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। अब सवाल ये है, ये आज़ादी मिल गई, ठीक है, बड़े संघर्षों के बाद। ऐसा क्या हुआ कि डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस थे, तो डिफिकल्टी आई कहां से? ठीक है, डिफिकल्टी आती है जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री में यहां पर जाना चाहेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है। आप हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस अलग अलग नहीं पढ़ सकते हो। मुस्लिम लीग जो थी वो कुछ और चाहती थी, अंग्रेज थे वो कुछ और चाहते थे, कांग्रेस थी वो कुछ और चाहती थी, ठीक है। कांग्रेस चाहती थी कि सारा देश एक यूनाइटेड रहे, मुस्लिम लीग चाहती थी कि कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं वो अलग हो जाएं, उनको अलग फॉर्मेशन कंट्री का दे दिया जाए। अंग्रेज कुछ नहीं चाहते थे। अंग्रेज ये चाहते थे हम जितनी देर, जितनी दूर तक हम यहाँ पर शासन करके शोषण कर सके कर लो, पैसा चाहिए हमको और हमको कुछ नहीं चाहिए। जब यहाँ से गए तो कहे भाई मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुमको खुशी से कैसे रहने दूँ? तो उन्होंने एक समस्या बो दी, कहा भैया अगर भारत ऐसे है तो भारत में हम क्या करेंगे? बंटवारा करवा देंगे, ठीक है। तो ये अभी हम लोग आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। तो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्यों थे? इसीलिए थे। अभी एक साइड बाद हम लोग इसको देखेंगे कि ये डिफिकल्टी बढ़ती कैसे है, क्या था पार्टीशन और रिफ्यूजी कैसे आते हैं, ठीक है। अब ये है 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक। पहला, टू शेप अ नेशन विच अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी। पहला तो यही था कि एक देश बनाना, ठीक। जैसा कि मैंने बताया जो भारत था, ठीक, इसको अंग्रेजों ने ये कहा, 2 तरह के राज्य शासन करते थे, ठीक। एक था हमारा प्रिंसली स्टेट्स, ये आपको आगे के स्लाइड में है, अभी बताते हैं हम लोग, ठीक है। एक थे प्रिंसली स्टेट्स हमारे, एक था ब्रिटिश इंडिया। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? जिन पे राजा शासन करते थे। ब्रिटिश इंडिया क्या था? जिस पे अंग्रेज सीधा शासन करते थे। तो प्रिंसली स्टेट वाले और ब्रिटिश इंडिया वाले दोनों, मतलब प्रिंसली स्टेट वाले क्या कहते थे? पैसा देते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, अंग्रेज जब जाने लगे तो उनको करना था, उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात मानी और भारत का बंटवारा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे इस तरफ वेस्टर्न साइड में एक पार्ट NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब का बंटवारा कर दिया, सिंध प्रांत का बंटवारा कर दिया, और जो इस तरफ था ईस्टर्न पार्ट वहां से बंगाल का बंटवारा कर दिया और कहा कि ये अलग देश है। किस बेसिस पर? रिलीजन बेसिस पर, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मान लो पूछता है कि जो बंटवारा हुआ किस बेसिस पे हुआ। लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में बैठोगे यही गलत करके आओगे, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो फिर क्या है? रिलीजन बेसिस पे बंटवारा किया। कौन कौन से प्रांतों का? वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब, सिंध, ईस्टर्न साइड पे बंगाल, बंटवारा हो गया। अब बंटवारा किया धर्म के आधार पर, और फिर वो जो था, ठीक है, उस बंटवारे का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हम लोग अभी देखेंगे। खैर, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में क्या था? डाइवर्सिटी। समस्या क्या थी यार? हमारा देश, मतलब आप ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जाओ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाओ, हर जगह हर स्टेप पर आपको अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगहें, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, ठीक। हमें करना क्या था? उन लोगों को करना क्या था? उन्हें करना था कि सारी चीज़ों को एक साथ करना था। पहले ही बंटवारा हो चुका था, एक धर्म विशेष के लोगों को ये कंसर्न था कि हमें यहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती, तो उन्होंने बंटवारा कर लिया, ठीक, देश मांग लिया। तो अब बाकी बचे लोगों को एक साथ कैसे लेकर चला जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो भारत क्या था? ठीक है, प्रिंसली स्टेट वाले क्या कह रहे थे? जो ब्रिटिश इंडिया था वो भारत था, दोनों मिला के भारत थे, या क्या था? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा क्या था? डेमोक्रेसी। मान लो हमने भारत बना लिया, ठीक है, भारत बनाने के बाद ये बहुत बड़ी बात थी कि आखिर हम डेमोक्रेसी कैसे लाएं। जो लोग हमेशा से डिप्राइव्ड रहे हैं, उन्हें अपनी सोशल स्टेटस नहीं पता, अपना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं पता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पता ही नहीं है, अंग्रेज कौन थे कईयों को यही नहीं पता था, ठीक है, तो उन्हें हम डेमोक्रेसी का मतलब कैसे समझाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सबको वोट देने की शक्ति देना। मैं आपको बता दूं, उस समय भारत इकलौता कह सकते हो ऐसा देश था जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया था,
कई सारे ऐसे देश जो उस समय अपने आप को आज भी अपने आप को विकसित कहते हैं, वहाँ भी जो कलर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन था, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, जेंडर बेसिस था, महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे। भारत देश ऐसा था, आज़ाद हुआ, अगले बार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना सबको वोटिंग राइट मिला, सबको इक्वालिटी दी गई। भैया कोई बात नहीं, आप कैसे हो, कास्ट, रिलीजन, धर्म आदि कुछ भी हो, कहीं से भी हो, क्या है, इक्वल हो, आपका एक वोट है, बड़े हो छोटे हो, अगर एक सर्टेन एज पास करते हो। एक और चीज़ फर्स्ट ईयर की किताब में आपने पढ़ा होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक, इकलौती ऐसी चीज थी जिसे बिना डिस्कशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास कर दिया, बाकी सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ था। आपका अभी एक होमवर्क, कौन सा आर्टिकल नंबर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला, ठीक, ये बताओगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आर्टिकल नंबर कौन सा है। तो ये दूसरा चैलेंज था। तीसरा चैलेंज क्या था, टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द होल सोसाइटी, सारी सोसाइटी का वेलबींग और डेवलपमेंट इंश्योर करना। डेवलपमेंट और ग्रोथ में डेफिनेशन क्या डिफरेंस है, पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी में, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या करना था, एक सेकेंड, ये ठीक है, हमको सारे समाज का एक साथ डेवलपमेंट करना था। ये 3 चैलेंजेस थे, जिसमें से इसे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ये दोनों हम लोग बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर और किताबें आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे पूरा हम लोग कवर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि देश कैसे बना, ठीक है, भारत कैसे बना, आया कैसे अंग्रेजों के बाद। अब यहां पर देखो भैया, छोटा सा कोने में एमसीक्यू लिखा है। क्या एमसीक्यू लिखा है, यहां पर एक जैसे स्टेटमेंट दे देगा आपको, अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। यहां पे मान लो फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया, हटा दिया, ठीक, और पूछेगा भैया बताओ यहां पे क्या लिखोगे, नेसेसरी, सफिशिएंट, नॉट नेसेसरी, नॉट सफिशिएंट, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया, आपको वो करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको एक डेमोक्रेसी लानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी तो है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होने से डेमोक्रेसी नहीं आती है। मतलब हो सकता है एक राजा हो जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के चला रहा हो, ठीक है, तो एक डेमोक्रेसी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, ज़रूरी है कई बार, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आने से आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास डेमोक्रेसी आ जाएगी। अब आप लोग ये भी कह सकते हो भैया कई सारे देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक नहीं होगा तो चलेगा देश कैसे, तो डेमोक्रेसी कैसी। मेन बात यही है, ठीक, क्या कि हमें अगर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो कैसे आएगा, डेमोक्रेसी से, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। अब बात क्या आती है, मैंने पहले बताया कि इस फर्स्ट चैलेंज को टू शेप अ नेशन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, बाकी हम लोग 2 आगे जैसे जैसे होगा पढ़ेंगे। तो पहला देश बनाना है और देश बनाते हैं। अब भैया समस्या थी, ठीक है, यहाँ देखो लिखा क्या है, टू नेशन थियरी, ठीक, देश का हुआ बंटवारा 14-15 अगस्त की रात 1947 को, बहुत महान रात थी, ठीक, हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हो गया, मगर बंटवारा हुआ, ठीक, वो बंटवारा जिसका दंश हम आज तक झेलते हैं। आज तक हमको लगता है कि वो ज़मीन जो शायद वो हमारी ही थी, और वहाँ से आज कोई और कहता है कि हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश। 2 टुकड़े नहीं हुए, 3 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, भारत बना, पाकिस्तान बना। तो स्टैंड ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है, क्या स्टैंड था इनका। कांग्रेस देखो ऑब्वियस सी बात है, कहती थी हमें बंटवारा नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं है। मुस्लिम लीग बिल्कुल, अगर इनको नहीं चाहिए तो उनको चाहिए, तभी तो उनकी पॉलिटिक्स चलेगी। तो मुस्लिम लीग कहती थी धर्म के आधार पर हमें बंटवारा करवाना है, हमें मुस्लिमों के लिए अलग देश चाहिए। कांग्रेस कहती थी हम नहीं चाहते हैं, ब्रिटिशर्स लड़ो हमसे क्या, ठीक, तो ब्रिटिशर्स का यही स्टैंड था। अब ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज, मतलब जो रिलीजियस मेजॉरिटीज थी, ठीक है, मेजॉरिटीज क्या मतलब, स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज थी उनको ये महसूस हुआ कि यार हम यहाँ पर सेफ नहीं हैं, तो रिलीजन के बेसिस पर बंटवारे की बात आगे बढ़ी। अब मुद्दे की बात यह है कि अंग्रेज जब गए तो बंटवारा तो कर गए, ठीक है, मगर जो प्रिंसली स्टेट, और मैंने तुमको अंतर बताया कि प्रिंसली स्टेट क्या था, ब्रिटिश इंडिया क्या था, उन्होंने प्रिंसली स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान, क्यों ऐसा किया, क्योंकि वो शासन करते थे, शासन करते जाते जाते उन्होंने कहा भैया ऐसा है, अब आपको जहां जाना है जाओ, हमसे मतलब नहीं है।
भारत में जाना है, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट बन जाओ, इंटरिम गवर्नमेंट नेहरू जी से बात कर लो, पटेल जी से बात कर लो। पाकिस्तान में जाना है, जिन्ना से बात कर लो। इंडिपेंडेंट रहना है, वो रह लो, हमसे मतलब नहीं, बट हमसे मतलब नहीं। मुद्दे की बात ये थी। तो रिलीजियस मेजॉरिटीज माइनॉरिटीज वाला जो इशू है वो यहाँ पर आता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कांग्रेस क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग क्या चाहती थी। एमसीक्यू कैसे बनेगा? एमसीक्यू बनेगा कि कांग्रेस का स्टैंड क्या था, दे वांटेड पार्टीशन या सपोर्टेड पार्टीशन, पार्टीशन का सपोर्ट किया। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा पार्टीशन का सपोर्ट नहीं किया। तीसरा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के साथ थे। चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहां पर ध्यान से सुनना है। देखो एमसीक्यू लगाने के लिए आंखें कान खुली रखना, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक? कुछ भी लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। सही तो पूरा, गलत तो गया, माइनस अलग, ठीक? तो भैया अगला क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या थी, ये जो हुआ, ठीक है, इससे समस्या क्या क्या थी, मुख्य बात ये है, नॉट ऑल एरियाज ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी वर टुगेदर। इन्होंने कह तो दिया, मुस्लिम लीग के लिए कहना बहुत आसान था कि भैया, ब्रिटिशर्स के लिए कहना बहुत आसान था कि हम क्या करेंगे, जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देश पार्ट है उसको अलग करके एक अलग देश बना दो। बहुत आसान है, मैं भी बैठ के कह दूं। लेकिन कहां कहां मुस्लिम ज्यादा हैं, एक साथ थोड़ा वो था कि अच्छा यहां पे मुस्लिम ज्यादा अलग कर दो, ऐसा नहीं था, ठीक? ईस्टर्न पार्ट जो था बंगाल ये था, वेस्टर्न पार्ट जो था यहां पे था, अब यहां पे था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहां था पंजाब, यहां था सिंध। इनको अलग करना था, सोचो बहुत बड़ा वो, ठीक? यहां से अलग करना था, मतलब देश का एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, जाना आना ऐसे ऐसे तो जाने नहीं देंगे, भारत है, ठीक? तो ये थी समस्या, दो पार्ट किए, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। तो ये एक समस्या थी, ठीक है, कि सारे पार्ट मुस्लिम के जो थे मेजॉरिटी वाले वो एक साथ नहीं थे। दूसरा, ये बहुत अच्छा है पार्ट, सारे मुस्लिम्स पार्टीशन का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कई सारे ऐसे मुस्लिम थे जो इस पार्टीशन को मानते थे कि गलत हो रहा है, जिनमें से एक बहुत रिनाउंड लीडर मैं कह सकता हूँ थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे उनका मतलब मेजॉरिटी जो था वो उनका सपोर्ट वाला एरिया था, ठीक है। फ्रंटियर माने सीमांत, जो सीमा पे है, ठीक है, सीमा का अंत, सीमांत। कौन संधि है सीमांत में, बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो ये क्या हो गया, सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अब समस्या क्या थी भैया, समस्या ये है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इनके अगल बगल है कि तुम बड़ा नेता बने हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो क्या करें, आवाज दब गई। अब यहां पर एक और तीसरी चीज देखो, यहीं से आपको प्रॉब्लम समझ में आ जानी चाहिए थी। क्या समझ में आई? मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज तो थे, जैसे जिस बेसिस पर क्लेम किया गया कि भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी सेफ नहीं है, तो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां पे भी तो कोई कम्युनिटी थी जो माइनॉरिटी थी। जैसे मान लो सिख्स थे पंजाब में, तो वो सेफ कैसे हो गए? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि उनका क्या कसूर, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको बंटवारे में अलग देश दे दो। ये एक बहुत बड़ा रीजन था, ठीक है। तो ये समस्याएं थी, ये मोटी मोटी समस्याएं थी, छोटी छोटी तो बहुत ज्यादा समस्याएं थी, ठीक है। तो मोटी मोटी समस्याओं की बात थी, 3 तो समस्याएं। अब तुमसे सवाल कैसे पूछेगा, पूछ लेगा इनमें से कौन समस्या थी कौन समस्या नहीं थी, तो आपको बताना है। थोड़ा सा जनरल अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे भगवान का नाम लेके तो आ जाएगा, याद नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक। अब भैया क्या हुआ, 2 स्टेट्स का बाइफर्केशन होता है, बाकी स्टेट्स अलग किए जाते हैं, मगर बाइफर्केशन 2 स्टेट्स का होता है। पहला था पंजाब, ठीक, पाकिस्तान का पंजाब, हिंदुस्तान का पंजाब। दूसरा था बंगाल, पाकिस्तान का बंगाल, हिंदुस्तान का बंगाल। ऐसे अलग कर दिया गया, ईस्टर्न साइड पे और वेस्टर्न साइड पे। ये हमारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पर मुस्लिम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, सिग्निफिकेंट नंबर में रहा करते थे, तो उनको अलग कर दिया। अब यहां से आती है भैया आपके सिलेबस का, सिलेबस आपको फिर से मैं थोड़ा बैक रिफ्यूजी, लेगेशन ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन मैंने बता दिया, लेगेसी ऑफ पार्टीशन। अब हम लोग कहां पे पढ़े, रिफ्यूजी सेटलमेंट, ठीक, यही पढ़ रहे रिफ्यूजी। क्या है रिफ्यूजी, बस पहुंचने वाले हैं भैया रिफ्यूजी पे, ये देखो पहुंच गए रिफ्यूजी पे, ठीक, रिफ्यूजी पहुंच गए। अब भैया यहां पे है एक एमसीक्यू छोटा सा, हर स्लाइड पे ऑलमोस्ट मैंने एक एमसीक्यू डाला है, ठीक। ये एमसीक्यू क्या है, एक छोटी सी कविता है बड़ी अच्छी सी, द डॉन ऑफ फ्रीडम, सुबह आजादी, हिंदी में नाम है सुबह
आज़ादी कौन लिखा था? ठीक, फैज़ अहमद फैज़ साहब लिखे थे। एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले, नहीं भी पूछता है तो आप लोग ये पोयम पढ़ सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक, तो हम लोगों ने कहाँ शुरू किया? 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन कौन से, जल्दी से अपना रिवाइज कर लो, कौन कौन से नेशन बिल्डिंग के चैलेंज थे? कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे? पहला वाला, क्या बनाना है देश, कैसे समस्या क्या आई, क्या स्टैंड था, कैसे पार्टीशन हुआ, वो चीज़ें, पार्टीशन में समस्या क्या थी, ये है। कौन कौन से स्टेट बाइफरकेट हुआ, ये लिखा। फिर क्या हुआ? रिफ्यूजी आए। रिफ्यूजी कहाँ से आए? रिफ्यूजी आए क्योंकि अब जो माइनॉरिटी था इधर और जो माइनॉरिटी था उधर, उसको लगा मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। जो मेजॉरिटी था इधर और जो मेजॉरिटी था उधर, उसको लगा भैया मैं तो यहाँ सेफ हूँ। ठीक, तो सबको चाहिए था कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ मैं सेफ हूँ। हुआ क्या? हुआ ये था हमारा भारत। ये मान लो हो गई। उस दिन मैंने कहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है, और इंडिया चाइना की रेखा कहाँ पे है, जो नाम है उसका, वो क्या अरुणाचल प्रदेश वाली रेखा का नाम है या फिर कश्मीर वाली रेखा का नाम है? बिल्कुल आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो भैया एक दिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इधर बन गया पाकिस्तान, इधर हो गया इंडिया। यहाँ पे थे कुछ मुस्लिम, उनको लगा मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, कहाँ चले, बुढ़िया बिस्तर उठाओ पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ पे कुछ सिख थे या और सारी कम्युनिटीज़ थी, उन्हें लगा कि हम पाकिस्तान में सेफ नहीं हैं। ठीक, यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हो जाएंगे, हम माइनॉरिटी रहेंगे, पता नहीं क्या गला वाला काट दें, पता नहीं क्या हमारे साथ, हम चलते हैं इधर, इस साइड चलना शुरू कर दिया। उस दिन भी मैंने बताया था जब यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, यार किसी को अंदाज़ा नहीं था कितने लोग मूव करेंगे। ठीक है, किसी ने सोचा नहीं था। बात ये थी सब इतना खुश थे कि हम आज़ाद हो गए। ठीक, इसी की खुशी में किसी ने ये सोचा ही नहीं कि पार्टीशन का परिणाम क्या होगा जब लोग इतना बड़ा मूवमेंट करेंगे, लाखों लोग इधर से उधर जब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और नोटिस कुछ नहीं नोटिस। वन फाइन डे उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारा घर नहीं है, आज से तुम्हारा घर पाकिस्तान है, तुम्हारा घर इंडिया है, अब तुम जाओ। अब लोगों को चलना, यहाँ से यहाँ मूवमेंट स्टार्ट होता है और अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे उतना नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैं बताऊंगा नहीं, ये आप लोग खुद वो करो। अगर आप मेजॉरिटी हिंसा देखते हो, ठीक है, रिफ्यूजी वाली जो हिंसा होती है, इस सेक्शन पे जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। इस सेक्शन में हिंसा रिलेटिवली काफ़ी कम होती है, जो हमारा बंगाल वाला पार्ट था। आपसे मेरा सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि इस सेक्शन में हमें हिंसा ज़्यादा देखने को मिलती है, इस सेक्शन में हमें हिंसा कम देखने को मिलती है? बात यह है, डिस्क्रिप्टिव सवाल है, थॉट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। एमसीक्यू होता तो बिल्कुल बताता, क्योंकि अभी सीयूईटी के लिए एमसीक्यू ज़रूरी। ठीक, तो भाई फिर क्या हुआ? यहाँ से आती है रिफ्यूजी प्रॉब्लम। तो मैंने बताया था कि रिफ्यूजी प्रॉब्लम कहाँ से आई। पहला जो पार्ट था मूवमेंट का, वहाँ पे क्या होता है, बहुत हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। दुश्मन दिख रहे थे लोगों को एक दूसरे में, भूल गए कि हमारे देश का ही बंदा था। ठीक है, मार दिया, काट दिया, लड़कियां मिली, लड़के मिले, छोटे बच्चे मिले, जो मिला वहीं पे हिंसा हुई, जिसके साथ मिला उसके साथ हिंसा हुई। ऐसा अब कोई काउंटेबल नंबर तो नहीं है, बट कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, ये सिर्फ एक नंबर है, एस्टिमेटेड। अब ज़रा सोचो, उसमें भारत की आबादी ही कितनी थी, 33 करोड़। ठीक है, उसमें से यहाँ बॉर्डर पे कितने रहते रहे होंगे, उसमें से भी 10 लाख लोगों को मार दिया गया, चाहे वो इधर से उधर गए हों या उधर से इधर आए हों। इतनी सारी हत्याएँ हुई थी। और इसके अलावा, हत्याओं के अलावा जो एट्रोसिटीज़ हुई, किसका साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, रिकॉर्ड ही नहीं है। अब भाई बात यह, अच्छा हाँ, उस दिन जो पिछला वीडियो था, मैंने आपको एक और बात बताई थी, वो मैं यहाँ आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर पिछले वीडियो में जाओ देखो। मैंने आपको ये बताया था कि एक होता है फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट, दूसरा होता है सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट। वीडियो देखोगे मेरा जब इंट्रो वाला इसका, तो दिखेगा कि सेकेंड फेज ऑफ मूवमेंट क्या था, रिफ्यूजी प्रॉब्लम कहाँ से आई और बड़ी कैसे बनी, वहाँ पे देखो, यहाँ नहीं बता रहा मैं। ठीक, तो आई थिंक कि यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक आ गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपसे चाहूँगा कि जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उतना पढ़ लो। मैं आपको इंश्योर करता हूँ, जौन सी यूनिवर्सिटी चाहोगे यार, वहाँ पे अभी शुभम सर कह के गए ना पिछले वाली वीडियो में, आग लगा देंगे, मिट्टी मिला देंगे सवाल, समझे?
मिट्टी में मिला देंगे। यही ज्ञान कलश चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, एक एक सवाल जहां कहोगे गर्दा उड़ा देंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल ज्वाइन करो, जिसको जरूरत है वो आओ। जहां पे भी आपको लगता है कोई डाउट हो यार, छोटा सा बड़ा सा जैसा हो, पूछोगे बताएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दो। नहीं है नंबर पे तुम किसी को पर्सनली मैसेज कर दो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो बताओ। जो चाहिए एडमिशन तुम्हारा होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी। ठीक, हर कोर्स सेक्शन 1 का लैंग्वेज का हो, सेक्शन 2 का डोमेन का हो, सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट का हो, सब लेके आएंगे। धीरे धीरे पेपर खत्म होने दो, आग लगा देंगे। ठीक, इसी के साथ खत्म करता हूं मैं। अगला जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन क्या होता है, और फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे खत्म करेंगे। ठीक, धन्यवाद।